गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आज 11 मई है, मंडे का दिन है। तो आज हम M1 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। M1 में आपको 7 चैप्टर मैंने करा दिया था, जिसके अंदर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस का पोर्शन था। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। अभी मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 8, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं? हमारी जो आज का टाइम चल रहा है, इस टाइम में हम डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर भी नया है पिछले चैप्टर की तरह। तो इसमें ये तो बिल्कुल ही अलग है। पिछले चैप्टर में ईमेल था, लेकिन इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको ये सामने आपको PDF खोली है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंदर हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसकी सेवाएं दी हुई हैं। ठीक है, देयर आर 3 ये सब फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल सर्विस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके आप ये सब पढ़ लेंगे। वन टू थ्री, ठीक है ना, ये सब। फिर आता है सर्विसिंग, बचत की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये तो आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि आखिर हम अपनी लाइफ में बचत की रिक्वायरमेंट क्यों होते हैं। ठीक है ना, ताकि हम आगे इंश्योर रह सके, ताकि हम आगे अपने भविष्य को लेके ज़्यादा वो ना हो। जैसे कि क्या ज़रूरत है बचत की, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे इमरजेंसीज फंड, रिटायरमेंट, खुद की प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना, खुद का वाहन हो, एजुकेशन, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बचत करनी पड़ती है, ताकि हमें पैसे हमारे पास हो। जैसे कि इमरजेंसी अभी हमारा देखो, यहाँ पर जो कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर में बैठे हुए हैं, तो जिसने बचत की हुई है, ठीक है ना, जिसने सेविंग की हुई है, तो उसको वो अपना गुजर बसर कर सकता है। लेकिन जो सेविंग नहीं करते हैं, जिनके पास सेविंग नहीं होती है, वो क्या करेंगे, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये होती है। वाई नीड बैंक, वाई बैंक नीड बैंक की क्या आवश्यकता है, बैंक की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है बैंक में खाता खोलने के लिए, ये हमारा है वाई नीड बैंक, वाई इज़ बैंक नीडिड। ठीक है, सोर्स ऑफ मनी, इंटरेस्ट, गेट लोन लेने के लिए आपका जो धन है वो सुरक्षित रहे, सिक्योर मनी, है ना। अर्न इंटरेस्ट आप ले सकते हैं उस पर। गेट लोन ले सकते हैं आप उस पर बैंक से। अगर बैंक ही नहीं होगा तो हम ये सब कहाँ से करेंगे, तो ये है। ठीक है, अभी फिर इसके बाद हमारा आ जाता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारा आता है। तो इसके अंदर इसकी यहाँ पर डेफिनेशन पूरी दी हुई है डिजिटल फाइनेंशियल टूल की, ग्राहक के लिए, कस्टमर्स के लिए। ठीक है ना, इसको आप रीड करेंगे। ठीक, OTP अंडरस्टैंडिंग। OTP क्या होता है, QR क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, और QR क्विक रिस्पांस कोड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वन टाइम पासवर्ड पे भी काम करते हैं और QR क्विक रिस्पांस, यानी कि जो आपका QR कोड होता है, आप उस पर भी काम करते हैं। तो वन टाइम पासवर्ड आपका जनरेट होता है थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वन टाइम पासवर्ड, जैसे कि हमें ईमेल आईडी बनानी है, तो आपकी ईमेल आईडी बनाने के लिए, आपको वेरीफाई करने के लिए वन टाइम पासवर्ड आता है। ठीक है ना, कितने टाइम तक रहता है वो, 30 मिनट तक
ठीक है, 10 मिनट तक, कितने टाइम तक रहता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वन टाइम पासवर्ड कितनी देर तक रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, आधे घंटे तक वन टाइम पासवर्ड रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। कहीं पे 10 मिनट, कहीं पे कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा वन टाइम पासवर्ड है, अंडरस्टैंडिंग वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। और बेनिफिट्स वन टाइम पासवर्ड कि वन टाइम पासवर्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वन टाइम पासवर्ड। ये क्या क्या होता है, ओटीपी आपको मिलता है मोबाइल पे, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ जो आपने नंबर दिया है वो आपका ही है, आप, ठीक है ना। या फिर आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप वन टाइम पासवर्ड से अपने मोबाइल पे ईमेल पासवर्ड भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक आर कोड क्या होता है, 3D होता है ये आपका 3D होता है क्यूआर कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये फर्स्ट डिफाइन किया गया था 1994 में, ठीक है ना, 1994 के अंदर ये डिज़ाइन किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्यूआर कोड होता है, ये 3D होता है, नंबरिक होते हैं, अल्फ़ाबेटिक होते हैं इसके अंदर ये सब, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए क्यूआर कोड होता है, आप लोग पेमेंट भी करते हैं इससे, क्यूआर कोड से, ठीक है ना। यूपीआई भी आप लोग खूब यूज़ करते हैं। यूपीआई अनफाइंड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये आपका यूपीआई होता है, ये आपका डायरेक्ट बैंक से लिंक होता है, ठीक है ना। इसको देखिए, जो आपका यूपीआई है ये रिज़र्व बैंक से होता है, और इसको एनपीसीआई आपका आगे आएगा पूरा, एनपीसीआई ने इसको, और इसको लॉन्च जो किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 डॉक्टर रघुराम राजन ने। ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यूपीआई इम्पोर्टेंट है ये, कि इसको रघुराम राजन ने लॉन्च किया था मुंबई में, ठीक है ना, 2016 के अंदर, ठीक है ना। गूगल प्ले से आप इसको इंस्टॉल कर सकते थे 25 अगस्त को, 25 अगस्त 25 अगस्त 2015, ठीक है ना। ये सब कैसे अनोखा है, हाउ टू यूनिक, ठीक है, ये सब आप देखेंगे, ये सब कैसे आपको इसका वर्क करना है, ठीक है। ये तो ये आपका यूपीआई इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। यूपीआई क्या होता है, ठीक है ना, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार जो आपका, यानी कि अगर आप बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं आधार से, तो उसे आप आधार कार्ड से, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी आती है स्टूडेंट्स, AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म आपकी आती है। और ये क्या होता है ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि आधार से आप डायरेक्ट ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब इसके वर्क होते हैं। यूएसएसडी कोड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका यूएसएसडी कोड जो होता है, तो मैं आपको बता दूं एक कोड होता है हमारे पास, ये देखिए *99#, ये कोड होता है। तो स्टूडेंट्स ये जीएसएम पे चलता है केवल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है कि यूएसएसडी कोड बेस्ड ऑन जीएसएम, ये जीएसएम सिम पे चलता है, जो आपके जीएसएम सिम होते हैं ना उन पे चलता है। मतलब कि जो छोटे मोबाइल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो छोटे मोबाइल होते हैं, जैसे कि देखिए आपके सामने मोबाइल है कीपैड वाले, तो अगर हमारे पास
बड़ा मोबाइल नहीं है जिसमें हम पैसे ट्रांसफ़र कर सके, तो उसके लिए हमें कोड मिलता है *99#। *99# कोड हमारा यूएसएसडी कोड होता है स्टूडेंट्स, यूएसएसडी कोड होता है *99#। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा, इससे आपका देखिए ये रहा जीएसएम सर्विसेज पे ये चलता है। ठीक है ना, ये जीएसएम सर्विसेज पे चलेगा ये वाला कोड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप कोड को, इस कोड को टाइप करोगे और आप इसको आप कोड करेंगे, इसको टाइप करेंगे *99#, और 99# करते ही आपका मैसेज की तरह जाएगा, और फिर वहाँ से आपसे पूछेगा एंटर योर बैंक नेम, आप बैंक नेम एंटर कर दोगे, एंटर योर अमाउंट या ट्रांसफ़र, इस तरह से आपसे पूछता रहेगा। और आप विदाउट इंटरनेट भी जीएसएम मोबाइल में, जिस जो छोटा मोबाइल होता है उससे आप बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने बैंक की सभी जैसे कि आपको बैलेंस देखना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका 12 डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ये आपका जो होता है ये 12 लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है ना, 12 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश। ठीक है ना, ये आपका 12 लैंग्वेजेस में आपका होता है, यानी कि आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश या हिंदी में ही करेंगे, इसको डिफरेंट 12 लैंग्वेजेस की होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका एक्सेस इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूड हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑन 30/11/2016, सोर्स NPCIP। ठीक है ना, ये आपका ये है। तो ये आपका क्या है, यूएसडी कोड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे इसे कैसे प्राप्त करें, केवाईसी के द्वारा कैसे करें, इसमें आप जैसे इससे आप वर्क करोगे तो इसमें आपको केवाईसी, मोबाइल नंबर, रजिस्टर यूएसडी, एमएम मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एम पिन मोबाइल पिन, ठीक है ना, ये सब इसमें आप यूज़ करते हो। इसमें स्टूडेंट से क्वेश्चन है कि इसमें आप पर डे 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो, और एनम आप 50,000 इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इसमें आप 5,000 रुपये पर डे और एनम 50,000 रुपये आप इसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका है यूएसएसडी। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होते हैं आपको मालूम है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आप पढ़ लेंगे। क्रेडिट कार्ड में हमें एडवांस बैलेंस मिलता है कि आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए हैं, आप उससे पैसे एडवांस ले सकते हैं बैंक से, है ना, कुछ पैसे ले सकते हैं पहले ही। क्रेडिट कार्ड और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर पढ़िएगा आप, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये डेबिट कार्ड क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है ना, ये सब डेबिट कार्ड। ई वॉलेट क्या होता है, ई वॉलेट आपको पता ही है, यानी कि आपका जो पेटीएम वॉलेट होता है, गूगल पे वॉलेट होता है ना। गूगल पे का तो खैर डायरेक्ट बैंक से लिंक होता है, जैसे कि आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो आप ई वॉलेट, आपके वॉलेट में जो भी पैसे रखे होते हैं आप उससे डायरेक्ट डिजिटली कुछ खरीद सकते हैं, है ना। पेमेंट प्रोसेस, भुगतान प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आप भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या इसमें सुरक्षा जोखिम कितना होता है, ये सब इसके अंदर होता है। तो पेमेंट वॉलेट के अंदर आपका पहला तो इन्होंने दिया हुआ है पेटीएम आप यूज़ कर सकते हैं। पेटीएम तो सभी लोग अधिकतर यूज़ करते हैं, जिसमें क्यूआर कोड, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है टुडे $4 बिलियन कंपनीज, है ना, ये सब लिखा हुआ है। इसके अलावा आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं पेटीएम के अलावा आप यूज़ कर सकते हो मोबीक्विक, ऑक्सीजन वॉलेट,
साइट्रस वॉलेट, इट्स कैश। इट्स कैश देखिए यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी दी हुई है ना। ICI पॉकेट, ICI पॉकेट, SBI बड़ी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आप पहली बार नाम सुन रहे हो उनके, एक दो ही आपने सुने हो। HDFC, पेज़ैप। ठीक है ना। एक स्टूडेंट्स ये हमारी अलग अलग ऐप होती हैं, आप इन ऐप को डाउनलोड करके ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। पोस, पोस पॉइंट ऑफ सेल की फुल फॉर्म पूछी जाती है काफ़ी। POS की फुल फॉर्म बताइए। POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल आप इसकी फुल फॉर्म होती है। एक POP होता है, एक तो है क्या पोस पॉइंट ऑफ सेल, एक आपका होता है POP पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज। तो पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेज पे क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। ये क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे आप पोस्ट के। इंटरनेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया, इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग क्या होता है। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ेंगे। तो देखेंगे ये हमारा पूरा जो टॉपिक हो रहा है वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल, यानी कि आपका बैंक से रिलेटेड है। बैंक में आप जो पैसों का लेन देन करते हैं, अपने मोबाइल से आप लेन देन करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपका आता है। ठीक है ना। ATM क्या होता है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपका NEFT, ये तो आपने सुना होगा, बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आप NEFT और RTGS का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है ना, NEFT और RTGS। तो NEFT में ये आपका स्टार्ट हुआ था नवंबर 2005 में, नवंबर 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर आप RTGS और ये जो आपका होता है NEFT, इसके अंदर आप ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र, ऑनलाइन आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो। ठीक है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ये NEFT की लिमिट, ये देखिए ये लिमिट दिखा रहा है ट्रांसफ़र के लिए। तो कह रहा है यहाँ पे दिखा रहा है ये कि इसकी जो ट्रांसफ़र मैक्सिमम जो आपकी अमाउंट पर ट्रांसफ़र लिमिट 50,000 आप इसमें पर एक बार पैसे भेज सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका 10 जुलाई 2017 के ट्रांसफ़र अनुरोध के निपटी आधे घंटे किया जाता है। ठीक है ना, इन सबको आप पढ़ लोगे। IFC कोड क्या होता है आपको पता है, ये सब IFC कोड इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। IFC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है ना, यानी कि एक बैंक का कोड होता है, ये आपका होता है 6। ठीक है, इसमें आपका होता है, इसमें 6 कैरेक्टर होते हैं। ये 11 का होता है, ये भी क्वेश्चन है कि 11 डिजिट्स का होता है, जिसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट और 6 कैरेक्टर होते हैं। 4 तो अल्फ़ाबेट होते हैं और 6 इसमें अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। ठीक है ना, ये सब अल्फ़ा कैरेक्टर, 4 तो इसमें अल्फ़ा कैरेक्टर होते हैं। अल्फ़ा कैरेक्टर मतलब नंबर, और 6 इसमें कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की फुल फॉर्म पूछी जाती है काफ़ी। तो इसमें आपका क्या होता है, ये 24 घंटे चलता है। ठीक है ना, ये देखिए ये है कि ये 8 बजे से 4:30 बजे तक वर्क डे में
है, यह आपका एसबीआई के द्वारा इस टाइम फिक्स पे कार्यरत होता है ना। ये आपका होता है 8 बजे से शाम को 4:30 बजे तक आरबीआई जो होता है इस पे काम करता है। आरबीआई जो है काम करता है इस पे, ये सब है ना स्टूडेंट्स। ये तो ये आपका होता है, तो इसमें आप इसमें इतना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसके अंदर इतना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2 लाख रुपए आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 लाख रुपए। तो ये कह रहा है कि आप अगर इसमें ऑनवर्ड अगर आप 2 लाख रुपए इंटरनल के अंदर आप इसको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हो, तो इसमें 2 लाख से 5 लाख के बीच का ट्रांसफ़र करते हो तो इसमें आपको 30 रुपये कटेंगे, ठीक है। अगर आप 2 लाख से नीचे करते हो तो ये फ्री है स्टूडेंट्स। अगर आप 2 लाख से नीचे करोगे तो इसमें कोई चार्ज नहीं लेता है ये। लेकिन अगर आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में कर रहे हो तो 30 रुपये आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर 5 लाख से ऊपर करोगे तो 55 रुपये आपसे चार्ज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये वाला कि इस पे कितना चार्ज ये ले रहा है, ठीक है ना। ये 2 लाख से 5 लाख पे 30 रुपये और 5 लाख से ऊपर 55 रुपये लेता है, ठीक है ना। इमीडिएटली पेमेंट सर्विस IMPS क्या होता है इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। QSM क्विक सर्विस आधार मैम ये सब क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। ऑनलाइन बिल क्या होता है, ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे करते हैं, ये सब आपको मालूम है। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा, ये आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर डिजिटल फाइनेंशियल का चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है पूरा। मैं इसके आपको PDF भी भेज देता हूँ और आपके पास बुक भी है, उसमें भी आपको इसको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको पढ़ेंगे सभी।